नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हैं जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलेंगी बुक्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, समरीज और उनकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन से हर तरह की वीडियोस। मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक ज़रूरी सूचना हम सबकी सेफ्टी के लिए कि जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और आज तो पेपर में खबर आई कि लॉकडाउन बढ़ भी गया है। तो लॉकडाउन लग रहा है यार, देखो तो कुछ कारण की वजह से लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस जारी करी है उनकी पालना करें और आपके एरिया में लॉकडाउन लग रहा है तो बिना वजह बाहर ना निकले। थोड़ी सी फ्रंटलाइन वर्कर्स की थोड़ी हेल्प करो यार, ठीक है। तो आज हम आ चुके हैं एंड देन दे वर नन बुक के 5th चैप्टर पे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के जो बाकी पहले 1 2 3 4 एक्सप्लेनेशंस की वीडियोज़ है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इंस्टा पे मिल जाऊँगा, आप मुझे वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अपने सजेशंस। मैं रेगुलरली इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस बुक का चैप्टर 6 मैं अपलोड करूँगा 27 मई को, यानी थर्सडे को, ठीक है। तो अब बिना देरी करे चलो वीडियो पे आते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि अचानक से एंथनी मास्टन अपनी ड्रिंक खत्म करते ही सोफे पे गिर पड़ता है। उसके ऐसा करते ही सब भौचक्के से उठते हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग एक चिंताजनक भाव से उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं और उसे चेक करके सबको बताते हैं कि ये तो मर चुका है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की ये बात सुनकर किसी को उस पर यकीन नहीं होता। और आर्मस्ट्रॉन्ग की बात पर यकीन भला कोई करता भी तो कैसे। एंथनी मास्टन जैसा आदमी जो दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं था और अपनी उम्र के सबसे चुस्त दुरुस्त दौर में था, वो ऐसे मर कैसे सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो हम सबसे यहाँ रहने की गुहार लगा रहा था, कुछ एडवेंचरस करना चाहता था, और अब दूसरे ही पल ये कैसे बेसुध सा गिरा पड़ा है। आखिर एंथनी मास्टन मरा तो मरा कैसे। इस बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग एक बार उसकी डेड बॉडी को चेक करते हैं और एक बार उसके ग्लास को जिसमें वो विस्की पी रहा था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अभी अपनी जांच पड़ताल कर ही रहे होते हैं कि पीछे से जनरल मैकआर्थर बोल पड़ते हैं, क्या क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है एक आदमी इस तरह से मर जाए, वो भी सिर्फ गला घुटने की वजह से। मैं नहीं मानता इस बात को। एमिली ब्रेंट कहती है, हम जीवन के सफ़र में एक मौत की मझधारा में फंस चुके हैं। अब जांच पड़ताल खत्म करके डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग खड़े होते हैं और सबको एक निर्णायक आवाज़ में बताते हैं कि एंथनी मास्टन का कत्ल करा गया है। शायद उसका इस तरह से मर जाना कोई संजोग नहीं है, हम इसे नेचुरल डेथ नहीं कह सकते। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के इतना कहते ही वेरा घबरा कर पूछती है, क्या क्या उस विस्की में कुछ था, उसमें कुछ मिला हुआ था क्या। वेरा की घबराहट को भांपकर उसे कम करने की कोशिश करते हुए डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, शायद, हो सकता है, मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता। शायद वो किसी तरह का जहर या फिर साइनाइड रहा होगा जो बहुत जल्दी असर करता है। फिर डॉक्टर कुछ मेडिकल टर्म्स में केमिकल्स के नाम लेके उनको कुछ समझाने लगते हैं कि असल में कौन सी दवा से ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की पूरी बात सुनकर जस्टिस वॉर्बेयर कहते हैं, तब तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसके गिलास में ही उसने कुछ मिला लिया हो या कुछ पहले से मिला हुआ हो। जज की ये बात सुनकर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग विस्की और सोडा की बोतल को जांचने के लिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये दोनों बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर का ऐसा जवाब सुनकर लॉम्बार्ड को आश्चर्य होता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि उसने अपने ग्लास में खुद से ही कोई केमिकल मिला लिया था। एंथनी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है, हाँ, अभी तक के हालात को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वेरा उसकी इस तरह की बातों को सुनकर कहती है, क्या कह रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो कितना खुश रहता था, उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, तो वो आखिर ऐसा करेगा ही क्यों। उसके पास सुसाइड करने के लिए कोई छोटा मोटा सा कारण भी नहीं था। वेरा अब सोचने लगती है कि अपनी उम्र के इस पड़ाव में आकर सुसाइड करना, ये मेरी समझ से परे है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस बात को। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा था कि ये ज़िंदगी के हर पल को खुल के जीने वाले लोगों में से, लेकिन अब देखो बेचारा कैसे बेसुध सा ज़मीन पे पड़ा है ये। वेरा का ये कहा सुनकर डॉक्टर सबसे पूछते हैं, क्या आप लोगों के पास कोई और वजह है जो इसके मरने को बखान कर सकती हो सुसाइड के अलावा। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता और सब सिर नीचे झुका लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जाहिर सी बात है, विस्की हम सब ने भी पी थी और उसमें कुछ नहीं था, हमें भी तो कुछ नहीं हुआ। अपनी ड्रिंक मास्टर ने खुद बनाई थी और हो सकता है उसने तभी उसमें खुद के लिए कुछ मिला दिया हो। डॉक्टर की इस बात का जवाब तो किसी के पास नहीं था, लेकिन मिस्टर ब्लोर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए पूछते हैं, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसी भी तो कोई वजह नहीं है ना जो ये साबित कर सके कि एंथनी ने सुसाइड ही करा है। वे लोग अभी इस मुद्दे पर तर्क वितर्क कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और लॉम्बार्ड एंथनी की डेड बॉडी को उसके कमरे में ले जाकर चादर से ढककर वापस सबके पास नीचे चले आते हैं। अब मिसेस एमिली ब्रेंट सबसे कह रही होती है कि मेरे ख्याल से अब हम सबको सो जाना चाहिए अपने अपने कमरों में।
अभी अभी उनके सामने एक आदमी की मौत हुई थी और उसकी मौत भी एक रहस्य बन गई थी। इसलिए सब कमरे में जाने से मन ही मन कतरा रहे थे। लेकिन जब जस्टिस वॉरग्रेव ने भी एमिली ब्रेंट का साथ दिया और इस बात पर हामी भरी, तो वो उन सब ने वहाँ से चुपचाप निकल जाना ही ज़्यादा बेहतर समझा। रॉजर्स उनसे कहता है कि मेरा किचन में कुछ काम अधूरा पड़ा है सर, मैं उसे पूरा करके कमरे में चला जाऊँगा। सब लोग उसे सुबह काम ख़त्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं ठीक है, पर एक बार अपनी वाइफ को तो देखा हो जाने से पहले। रॉजर्स चेक करके वापस आता है और सबको बताता है कि वो ठीक है सर, वो सो रही हैं। इसके बाद सब लोग ना चाहते हुए भी अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपने कमरों में एंटर करने से पहले वो एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और गेट लॉक करके सोने चले जाते हैं। अपने रूम में पहुंचते ही मिस्टर वॉरग्रेव नाइट ड्रेस बदलते हैं और बेड पे लेटे लेटे कुछ सोचने लगते हैं। वो सोच रहे थे इस वक्त एडवर्ड सेटन के बारे में। मिस्टर वॉरग्रेव को एडवर्ड बहुत अच्छे से याद था। उसका वो सफ़ेद चेहरा, नीली आंखें, चेहरे से चेहरा मिलाकर बात करने की आदत, उन्हें वो सब कुछ याद था। उन्हें ये भी याद था कि उसकी अपीयरेंस जूरी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रही थी। उसका डिफेंस लॉयर मैथ्यू भी बहुत अच्छे ढंग से केस लड़ रहा था। पूरे चांसेस थे कि वो बच जाता, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। एडवर्ड से जो भी सवाल जवाब करे जा रहे थे, वो बखूबी उन सबका अच्छे से जवाब दे रहा था। लेकिन वो इन सब में सिर्फ उन बातों पर ध्यान दे रहे थे जो एडवर्ड के खिलाफ थी, फिर चाहे कोई सबूत हो, कोई गवाह हो या कोई दलील ही क्यों ना हो। और बड़ी ही बारीकी से उसे नोट भी करते जा रहे थे, बहुत खुशी से। सच में उन्हें इस केस को सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आया था। मैथ्यू की फाइनल स्पीच भी कमाल की थी, लेकिन वो दूसरा वकील एकदम नाकारा था। खैर, जो भी हो, उसकी कमी मैंने पूरी कर तो दी और आखिरकार मैंने उसे ठिकाने लगा ही दिया। अपनी सोच को यहीं विराम लगाते हुए मिस्टर वॉरग्रेव अपनी घड़ी और अपने नकली दांतों का सेट निकाल कर बाहर रख देते हैं और लाइट बंद करके सोने की कोशिश करने लगते हैं। नीचे रॉजर्स अभी भी अपनी साफ सफाई के काम में लगा हुआ था और तभी उसकी नज़र पड़ती है टेबल पर रखे उन छोटे फिगर्स पर, जिन्हें देख के वो कुछ परेशान सा हो गया था, क्योंकि उसे अच्छे से याद था यहाँ 10 फिगर्स थे थोड़ी देर पहले तक तो। और याद भी क्यों ना हो, वेरा ने गिने थे और उन पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब ये कम कैसे हो गए हैं। वो उन पर अपना ज़्यादा समय ना गवाते हुए वापस अपने काम में लग जाता है। जनरल मैकार्थर भी अपने बेड पे केवल करवटें बदल रहे थे। नींद उन्हें भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मन ही मन कहीं ना कहीं उसे आर्थर रिचमंड का चेहरा दिख रहा था। वो मन ही मन सोचते हैं मेरी कितनी अच्छी बनती थी उससे, और मैं खुश हूँ कि वो लेस्ली को भी बहुत पसंद आया था। वैसे तो लेस्ली को कोई भी इतना जल्दी पसंद नहीं आया करता था, लेकिन उसकी बात ही कुछ और थी। लेस्ली उससे काफ़ी बातें किया करती थी, अच्छे ढंग से, गहरी सोच वाली बातें। कभी पिक्चरों की, कभी फूल पत्तियों की, कभी बाग बागानों की, कभी तस्वीरों की, हर तरह की बातें वो उससे साझा किया करती थी। मुझे लगा था कि इनके बीच में ज़रूर माँ बेटे जैसा कोई रिश्ता होगा, लेकिन मैं ये कैसे भूल गया कि वो दोनों 28-29 साल के ही तो थे। मुझे शक तो रिचमंड पे तभी हो जाना चाहिए था जब वो लेस्ली से मिलने के बाद कुछ कुछ खोया खोया सा रहने लग गया था। लेकिन लेस्ली पर मेरा भरोसा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो सच मेरे सामने आ गया जिसे मैं अब तक झुठलाता आ रहा था। उनके बीच क्या चल रहा था मुझे पता चल गया, उस लेटर के ज़रिए जो वो रिचमंड और मुझे भेजने वाली थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उनके लिफाफे बदल गए और मुझे सब कुछ पता चल गया। वो आर्थर का बच्चा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? झूठा, मक्कार, बेईमान कहीं का। भाड़ में जाए वो दोगला आदमी, जो मेरे सामने तो मुझे यस सर कहता रहता था और मेरी पीठ पीछे मेरे ही घर पे बुरी नज़र डालने की हिम्मत करी उसने। अब जनरल मैकार्थर को याद आने लगा उनका वो प्लान, जो उन्हें फुल प्रूफ लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती हुई थी उनसे। तभी तो ये बात आज इन सब लोगों को मालूम है। मैं तो जहर का घूंट पीकर भी शांत था, और लाशें बोलती नहीं, तो फिर मुंह किसने खोला? ज़रूर से आर्म तेज ही रहा होगा। वो नया रिक्रूट, उसने ही शंका भरी निगाह से देखा था मुझे 1-2 बार। कहीं जंग खत्म होने के बाद उसी ने तो किसी से कुछ नहीं कहा, उसने ज़रूर किसी को ज़रूर बताया होगा। मैंने रिचमंड को ऐसे एक तरफा काम पे भेजा था जहाँ से उसे कोई केवल करिश्मा ही बचा के वापस जिंदा ला सकता था। और मेरी खुशकिस्मती तो देखो, वो करिश्मा कभी हुआ ही नहीं, वो कभी लौटा ही नहीं। अपने प्रेमी के मर जाने पर लेस्ली ज़रूर से बहुत रोई तो होती, लेकिन जब तक मैं जंग से वापस घर पर पहुँचा ये रोने धोने वाला काम ख़त्म हो चुका था। उसकी सच्चाई जानने के बाद भी एक छत के नीचे किस तरह से दिन कट रहे थे उसके साथ, ये बस मैं ही जानता हूँ। लेकिन मुझे भी ये ढोंग ज़्यादा दिन तक नहीं करना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद उसे डबल निमोनिया हो गया और वो मर गई।
आज इन सब बातों को यही कोई 15-16 साल बीत चुके होंगे। अब उसने आर्मी भी छोड़ दी है और यहाँ डिवॉन में रहने लगा है। यहाँ आकर उसने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करी है, नए दोस्तों के साथ, नए माहौल में। लेकिन उसके बाद इन खुशियों पर उसके बीते कल की यादों के बादल छाने लगे। उसे हर वक्त ऐसा लगता रहता था मानो लोग उसकी सच्चाई जानते हैं और उसके बारे में पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते हैं। इसलिए वो अब इन नए दोस्तों से भी दूरी बनाने लगा और यहाँ भी आकर उसे चैन ना मिला और उसकी खुशियों को नज़र लग गई। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बात बाहर आई तो आई कैसे? आर्थर और लेस्ली का किस्सा तो पहले ही ख़त्म हो चुका था और अगर आर्मिटेज ने किसी से कुछ कहा होता तो मुझे खबर मिल चुकी होती। ज़रूर से उसने भी अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए अपना मुंह बंद रखना ही ज़्यादा सही समझा होगा। मानना पड़ेगा, नया रिक्रूट था, लेकिन नया होने पर भी आर्मिटेज ने बहुत सही फैसला लिया। उस आवाज़ ने मेरा वो राज खोल दिया जिसे मैंने बरसों से छुपा के रखा था सबसे। लेकिन मुझे नहीं लगता उस आवाज़ को किसी ने भी सीरियसली लिया होगा, या फिर उन बातों को जो वो कह रही थी। और ले भी क्यों? कैसे बिना सिर पैर की बातें कर रही थी वो आवाज़? कोई बुद्धू ही होगा जो उस आवाज़ पे यकीन कर ले। मैं नहीं मान सकता कि उस खूबसूरत लड़की वेरा ने किसी बच्चे को डुबोने जैसी कोई घिनौनी हरकत की होगी। और मिसेस एमिली ब्रेंट को ही देख लो, वो भतीजी थी मेरी रेजिमेंट के पुराने साथी टॉम ब्रेंट की, और उस पर भी हत्या का आरोप लगा दिया। बताओ, भला कोई बात है? अच्छा, कोई अंधा भी बता दे कि वो लेडी शांत और सभ्य है, इतनी जितना हर लेडी को होना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस घर जाना चाहता हूँ। आखिर कितना समय हो गया है मुझे यहाँ? अरे नहीं, मैं तो आज दोपहर को ही यहाँ आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे मानो एक ज़माना बीत गया हो यहाँ। इस दौरान कितना कुछ हो गया है। पता नहीं मैं यहाँ से कब निकल पाऊँगा। अरे हाँ, जब सुबह फ्रेड अपनी नाव के साथ आएगा तब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। कितनी मजाकिया बात है ना। अभी कुछ देर पहले तक तो वो दुनिया में वापस जाना ही नहीं चाहता था, उस दुनिया में जहाँ से वो आया था। लेकिन अब वापस उसी दुनिया में वापस जाने के लिए उसके सब्र का बांध टूट रहा है। फिर से अपनी उस पुरानी सी जगह पर वापस जाना चाहता है वो, उन्हीं परेशानियों से घिरा हुआ, उन्हीं लोगों के बीच। बाहर के समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनकर वो सोचता है, कितनी अच्छी आवाज़ है ना ये। समुद्र से घिरे एक आइलैंड की सबसे अजीब बात यही होती है कि आप यहाँ आने के बाद कहीं नहीं जा सकते। यहाँ आते ही आपका सारा सफ़र थम जाता है, आपकी भाग दौड़ खत्म हो जाती है, आप रुक जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वेरा, जो अंधेरे से डरी हुई छत को देखती हुई अपने ही बेड पे लेटी हुई थी। ह्यूगो, ह्यूगो, पता नहीं क्या है, आज ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस कर रही हूँ। वो कहाँ है असल में मैं नहीं जानती। वो तो बस एक दिन अचानक मेरी ज़िंदगी से यूं ही चला गया, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी खुद को वो सब याद करने से नहीं रोक पा रही हूँ। वो कॉलवेल का इलाका, वो धूप से तपती रेत, वो काली चट्टानें, वो शांत समुद्र, और आखिरकार वो तुम ही थे ना ह्यूगो। वो ह्यूगो था जिसके साथ ये ढलती शाम का नज़ारा मैं एंजॉय कर रही थी, बीच पर चहलकदमी करते हुए। और इन सब में वो बच्चा सिरल, जो मेरा हाथ खींच खींच कर मुझसे बार बार यही पूछ रहा था कि मैं दूर तक तैरने क्यों नहीं जा सकता मिस वेरा। वो ह्यूगो ही था जिसने मुझे उस दिन अपनी लाचारी साझा करते हुए कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हें साथ नहीं रख सकता। तुम्हारे साथ घर बसाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊँगा। मैं मेरा खुद का पेट भर लेता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा हर दिन एक जंग से कम नहीं है। लेकिन अब से 3 महीने पहले उसकी स्थिति कुछ और ही थी। वो वेरा से शादी करने के बारे में सोच सकता था शायद। अगर सिरिल की जगह कोई लड़की होती तो वो सारी जायदाद उसकी होती। सिरिल का जन्म मॉरिस की मौत के 3 महीने बाद हुआ था। उसने सिरिल से कोई उम्मीदें तो नहीं लगा रखी थी, लेकिन फिर भी सिरिल के लड़का होने से उसको झटका तो लगा ही था। ह्यूगो सिरिल से बहुत प्यार करता था। वो उसके साथ खेलने कूदने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। वो बहुत चाहता था अपने इकलौते भतीजे सिरिल को, लेकिन सिरिल इतना प्रभावशाली बच्चा नहीं था। वो बहुत कमज़ोर सा था, ऐसा बच्चा जो शायद बड़ा होने से पहले ही मर जाता। एक बार और वेरा के कानों में सिरिल की वही आवाज़ गूंजती है, मिस वेरा, मुझे वहाँ तक जाना है। मैं वहाँ तक क्यों नहीं जा सकता तैर के? मुझे तैरना है। वेरा अपने विचारों से परेशान हो चुकी थी पूरी तरह से, और वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने 3 एस्पिरिन की गोलियां एक साथ ली और सोचने लगी, काश इस वक्त मेरे पास भी कोई अच्छी सी नींद की दवा होती ताकि आराम से सो सकती। ये ओवर थिंकिंग मेरा सर दुखा रही है। वो अपना ध्यान
इन सब बातों से हटाने के लिए अब एंथनी मास्टन के बारे में सोचने लगती है और वो कहती है, अगर मुझे मरना ही होता तो मैं वेरोनॉल की ओवरडोज ले लेती, लेकिन मैं साइनाइड तो कभी नहीं लेती। अपने मन की हलचल को शांत करने के लिए वो अंगीठी के पास गई और तभी अचानक उसकी नज़र पड़ी उस पोयम पर जो दीवार पर टंगी हुई थी। 10 little soldier boys went out to dine. One choked his little self and then there were 9. मतलब 10 बच्चे खाना खाने के लिए जाते हैं, एक बच्चे का गला घुटने से मृत्यु हो जाती है और अब 9 बचे हैं। तभी वेरा सोचती है, कितना डरावना है ये सब, एकदम भयानक। ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसा आज शाम को हुआ। आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से एंथनी ने मौत को गले लगा लिया, जिस वजह से उसने मरना ज़्यादा आसान समझा। मैं तो कभी भी मरने के बारे में ना सोचूं। मौत तो दूसरे लोगों के लिए होती है, मैं नहीं मर सकती, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। अब वेरा का तो पता नहीं वो मरती है या नहीं, लेकिन हमारे पिछले कुछ सवालों के जवाब हमें अब मिलना शुरू हो गए धीरे धीरे। जैसे एंथनी मास्टर नाटक नहीं कर रहा था, वो सच में दर्द में था उस वक्त और वो मर चुका है। इनमें यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, इनमें से कोई भी इतना दूध का दूल्हा नहीं है जितना वो पहले जता रहे थे एक दूसरे के सामने। जितना वो शरीफ बनने की कोशिश कर रहे थे, इतने वो शरीफ नहीं हैं। इन पे कोई आरोप नहीं लगे हैं, ये सबके सब दोषी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं और अब तक कानून की आंखों में धूल झोंकते आ रहे हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं है। इनमें से कुछ को पछतावा हो रहा है, लेकिन पश्चाताप करने से कतराते हैं। और ये सब के सब शातिर भी बहुत हैं। उन्होंने कोई भी खून गलती से नहीं करा था, वो सब के सब प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स थे, जिन्हें करने से ये बड़ी ही सफाई से करने के बाद बच गए थे। लेकिन अभी भी कुछ बातों का खुलासा होना बाकी था, जैसे एंथनी मास्टर ने क्या सच में सुसाइड करी थी या उसकी हत्या हुई थी। अगर सुसाइड करी थी तो आखिर वो मरना क्यों चाहेगा, और मरने से थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर कोई भी चिंता, डर, शिकन क्यों नहीं थी, और वो सबसे कुछ एडवेंचरस और थ्रिल करने की बात क्यों कर रहा था। और अगर उसकी सही में हत्या हुई है तो किसने करी है उसकी हत्या, और आखिर इतने लोगों के बीच में कोई एक व्यक्ति एंथनी को मारने में सफल हुआ तो हुआ कैसे। मिस्टर वॉरग्रेव ने किस गलती के लिए सबक सिखाया था एडवर्ड सैटन को। टेबल पे रखी मूर्तियां सही में कम हो गई थी या ये रॉजर्स का वहम था। अगर हाँ वो कम हुई थी तो कहाँ गई वो मूर्तियां। जब जनरल मैकार्थर ने सारी बारीकियों का ध्यान रखा था तो आखिर किसने उनके षड्यंत्र की भनक लग गई थी। पता लगा लिया था उन्होंने कि जनरल मैकार्थर ने कुछ गड़बड़ी करी है। वेरा से अभी तक यह पता नहीं चला है कि उसने सिरिल की हत्या करी थी या नहीं। ऐसे और भी कई सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं अपलोड करूंगा 27 मई थर्सडे को। इस बुक के पहले के चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मुझे फीडबैक देना है या कोई बुक सजेस्ट करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।